गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 11 में फिजिक्स में रोटेशनल डायनामिक्स स्टार्ट करेंगे। तो आज हम सेंटर ऑफ मास से स्टार्ट करेंगे उसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक लिख लेते हैं यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कैसे डिफाइन करते हैं। सो सेंटर ऑफ मास COM ऐसे लिखते हैं, COM। center of mass is a point where whole mass of body is supposed to be concentrated. Where whole mass of body supposed to be concentrated. ठीक है। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां कंप्लीट बॉडी का मास इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। इट कैन लाई इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। इट कैन लाई इनसाइड और आउटसाइड बॉडी। Center of mass generally lies at geometrical center of body। किसी बॉडी का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वहां पे लाई करता है। ठीक है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं इसमें रिंग। ठीक है। तो रिंग में ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ होगा, इसके अपने रिंग में ज्योमेट्रिकल सेंटर अपने रिंग में सेंटर ऑफ मास अपने ज्योमेट्रिकल सेंटर पे हुआ। O is center of mass in ring। ठीक है जी। रिंग के बाद हम बात करेंगे अगर डिस्क में। और डिस्क में आप ऐसे इसको, डिस्क बेसिकली क्या है, जैसे थाली होती है, थिकनेस इज अज्यूम टू बी 0। ऐसे इसको हम शो करते हैं। ठीक है। ये O है। O इज सेंटर ऑफ मास, ज्योमेट्रिकल सेंटर। ठीक है जी। सिलेंडर, सिलेंडर इसमें हॉलो हो या सॉलिड हो। O इज सेंटर ऑफ मास। ठीक है। इसके बाद है रॉड। O इज सेंटर ऑफ मास, ज्योमेट्रिकल सेंटर है ना।
L/2 L/2 और ये इसके सेंटर पे हो गया स्फीयर। सॉलिड हो या हॉलो हो स्फीयर। O इज सेंटर ऑफ मास। ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, ट्रायंगुलर लेमिना। ट्रायंगुलर लेमिना में ये है सेंट्रॉइड जो हुआ सेंटर ऑफ मास बनेगा। ठीक है। इज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड इज सेंटर ऑफ मास। ठीक है जी। तो ये सारे हमें क्लियर है ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मास के थ्रू, मतलब जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वो सेंटर ऑफ मास बनता है इन सब केसेस के अंदर। ठीक है। ट्रायंगुलर लेमिना का मतलब है कोई भी लेमिना जो जनरली जिसकी थिकनेस 0, जैसे पेज जो होता है, पेज इज आल्सो लेमिना, थिकनेस इज नेग्लिजिबल, बट लेंथ और ब्रेड्थ होती है, थिकनेस नहीं होती। लेमिना का मीनिंग है, लेमिना मीन्स हैविंग thickness 0 and two-dimensional body. Two-dimensional body है, thickness is assumed to be 0. जैसे फॉर एग्जाम्पल पेज पेज। ठीक है। हाँ, जैसे इस केस में अगर आप ये रिंग लेते हैं, रिंग के केस में मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? इन दिस केस मास इज लाइंग एट द सर्कमफ्रेंस। इन दिस केस मास इज लाइंग एट सर्कमफ्रेंस। ठीक है। मास कहाँ पे है? सर्कमफ्रेंस पे, बट सेंटर ऑफ मास इज एट सेंटर, जहाँ पे कुछ नहीं है, जहाँ पे सेंटर ऑफ मास सेंटर पे लाई करता है। तो बॉडी से बाहर आ गया ना, बॉडी तो ये है, सर्कमफ्रेंस पे मास है सिर्फ रिंग में, सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, ऐसे आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास, कॉमन सेंटर ऑफ मास। फॉर डिस्क्रीट पॉइंट मासेस, मतलब बहुत सारे पॉइंट मास हैं तो उनका कंबाइंड या कॉमन सेंटर ऑफ मास हमें पता करना है। ठीक है जी। कैसे होगा ये देखते हैं इसको। तो इसके अंदर हमें जैसे लेट m1 m2 ऐसे बी प्लेस्ड एट पॉइंट्स हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1। जैसे m1 इस पे है, m2 इस पे है, x2 y2 z2 एटसेट्रा। ठीक है। देयरफॉर x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास b xum and y coordinate
of center of mass. B by COM. Z coordinate of center of mass. ZCOM. ठीक है जी। Therefore कैसे हम इसको लिखेंगे अब? X coordinate of center of mass is m1 x1 m2 x2, ये ऐसे चलता रहेगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। Y coordinate of center of mass, ठीक है, और Z coordinate center of mass m1 z1 m2 z2, m1 प्लस m2 ऐसे चलता रहेगा। m1 m2 जो है दे आर द masses of points placed, ऐसे लिखते हैं इसको। Let masses m1 m2 ऐसे be placed at points having coordinates this, ऐसे जितने भी रखे हुए हैं मास है m1 m2 पॉइंट मासेस, ठीक है। इफ अगर इसको इस तरह से लिखते हैं, इफ r1 वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ m1 है ना, r2 वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ m2, बेसिकली r1 वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, और r2 वेक्टर को भी ऐसे ही। x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप, ठीक है। तो अब हमें r वेक्टर लिखना है विच इज पोजीशन वेक्टर ऑफ कंबाइंड सेंटर ऑफ मास, ठीक है। Therefore r center of mass is equal to m1 r1 vector m2 r2 vector m1 plus m2 plus, ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास में। नेक्स्ट है हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास फॉर continuous mass bodies, for rigid bodies having continuous mass system, मतलब mass is uniformly distributed। having continuous mass system, तो यहाँ लिखते हैं हम continuous mass system का मतलब क्या हो गया, mass is uniformly distributed, ठीक है ना। continuous mass system means mass is uniformly distributed, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम लेते हैं लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ लिखते हैं इन दिस मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और लेट लैम्डा हम लिख सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ, ये है।
लैम्डा को लिखते हैं मास पर यूनिट लेंथ। देयरफॉर जब स्मॉल मास लेना होता है दैट इज रिटन एज लैम्डा dx या लैम्डा dy या लैम्डा dl, ऐसे लिखा जाता है इसको। ठीक है, तो लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। नेक्स्ट में आते हैं, हम लिखते हैं सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस केस में हम बताएंगे मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया। Mass is Sir, please show the previous slide. Mass is distributed per unit area. ठीक है, ये जैसे था डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, उसमें इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया। तो इसमें मैं दिखाऊंगा सिग्मा जो है दैट इज मास अपॉन एरिया। तो अगर मुझे डीएम लिखना है तो इट इज सिग्मा इनटू डीए, स्मॉल मास अगर लिखना है तो। सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस केस में वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं। In this, mass is distributed per unit volume. इसमें रो डिफाइन करते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। दिस इज dm is equal to rho dv, स्मॉल वॉल्यूम। ये ध्यान रखिए, दिस इज स्मॉल एरिया फॉर dm, दिस इज स्मॉल वॉल्यूम। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। क्लियर है? ठीक है जी। तो ये यहाँ पे देख लेते हैं, derive an expression of center of mass for a rod having uniform distribution of mass। ठीक है, तो इसको आप देख लेते हैं एक बार, इस तरह से मान लेते हैं कि ये इस टाइप से एक रॉड प्लेस्ड है यहाँ पे। ठीक है जी, ये 0 से L तक। तो हम इसमें क्या करते हैं, कंसिडर एन एलिमेंट ऑफ मास dm at of width dx at distance x from 0 0। तो वो हम इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ से एट एनी डिस्टेंस x पे dx विड्थ का एलिमेंट। तो ऐसे केस के लिए अगर मैं dm लिखूं, व्हाट इज dm? इट इज लैम्डा dx, है ना, ये हमने पीछे पढ़ा है। ठीक है, फॉर कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम के लिए, क्योंकि हमने ये देख लिया, तो इसके अंदर हमें ये dm लिख लिया हमने, तो हमें जो
एक्स सेंटर ऑफ मास या वाई सेंटर ऑफ मास इस तरह से मिलेगा। ये यहाँ पे हमने लिखा नहीं है। तो इफ वी वांट टू फाइंड आउट एक्स सेंटर ऑफ मास, इट इज लाइक दिस, इंटीग्रल इसमें x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dm, ऊपर x इंटू dm और नीचे इंटीग्रल ऑफ dm। अब dm हमें पता है इट इज लैम्डा dx, तो वो हम यहाँ रख सकते हैं। इसमें भी ऐसे ही, अगर x सेंटर ऑफ मास है तो इट इज x dm डिवाइडेड बाय dm, है ना। अगर y सेंटर ऑफ मास होगा तो y dm बाय dm। इसमें भी यही है, x dm अपॉन dm। मेन बात है dm को फाइंड करना, वो क्या है। तो यहाँ पर भी therefore x center of mass is equal to integral of x dm by integral of dm। कहाँ से कहाँ तक हमें लिमिट रखनी है? लिमिट जो है वो हमें रखनी है 0 से लेके l तक, 0 से लेके l तक, ठीक है जी। तो आइए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। सो dm रखते हैं, x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेके l तक x dm, dm हो गया लैम्डा dx, 0 से लेके l तक dm हो गया लैम्डा dx, क्योंकि लैम्डा इज कांस्टेंट, लैम्डा इज कांस्टेंट। व्हाट इज लैम्डा? मास पर यूनिट लेंथ। तो आप ये ध्यान रखिए, व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ। लैम्डा इन दिस केस इज कांस्टेंट, लैम्डा भी कांस्टेंट है। देयरफॉर x सेंटर ऑफ मास, लैम्डा तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, x dx अपॉन 0 से L, 0 से L, दिस इज dx, x स्क्वायर बाय 2, 0 to L, x 0 to L। वैल्यू डालते हैं, L स्क्वायर बाय 2 बाय L, आंसर इज L बाय। सो x सेंटर ऑफ मास इसमें कहाँ आता है? एट मिड पॉइंट। तो वैसे हमें पता ही था ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आता है, बट दिस इज द प्रूफ ऑफ इट, ठीक है। ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। चेक कर लीजिए इसको। ठीक है जी। तो ये तरीका है हमें एक्स सेंटर मास पता करने का। ये फॉर्मूला है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। एक्स में भी लिख सकते हो, वाई में भी। इफ यू वांट टू ट्राई इट इन वाई, दिस इज वाई COM इज इक्वल टू, अगर वाई में चेंज हो रहा है तो हम वाई DM लिखेंगे, यहाँ पे नीचे लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ DM, ठीक है जी। डिपेंड करता है किसमें पूछा जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर अदर रिजिड बॉडीज। सेंटर ऑफ मास की क्या पोजीशन है बाकी बॉडीज के लिए, रिजिड बॉडीज के लिए, ठीक है जी। आइए अब इसको देख लेते हैं किस तरह से इसको डिफाइन करना है। सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, इसको इसके अंदर कैसे डिफाइन करेंगे हम? इसमें हम रिंग बनाते हैं, सेमी सर्कुलर रिंग। ये सेमी सर्कुलर रिंग है, ये सेंटर था, दिस इज आर। तो जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ है कहीं, दिस इज सेंटर ऑफ मास, ठीक है जी। तो इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, वो है इधर सेंटर से 2r/π। लिख लेते हैं हम, देयरफॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग lies at distance 2r/π as shown, ठीक है जी। आप देख सकते हो ऊपर की तरफ
2r/π डिस्टेंस पे सेंटर से मिलता है। ठीक है जी। सेमी सर्कुलर डिस्क, क्योंकि अगर पूरा रिंग होता तो सेंटर पे ही होता, सेंटर ऑफ मास। आधे के लिए कैसे पता करना है? सेमी सर्कुलर डिस्क, अभी आपको ये लर्न करने हैं। सेमी सर्कुलर डिस्क तो इस केस में सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ है, ये डिस्टेंस दिस इज 4r/3π 4r divided by 3π। ठीक है। Therefore center of mass of semicircular disc lies at distance 4r/3π as shown from center। हाँ, इसको प्रूफ कर सकते हैं, बट अभी सीबीएसई में ये प्रूफ नहीं, एक्स्ट्रा ही बता रहा हूँ अभी भी मैं, शायद पूछा भी ना जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट पे आते हैं, सेमी सर्कुलर डिस्क के बाद इसमें है होलो हेमिस्फीयर। Therefore center of mass of hollow hemisphere lies at distance r/2 from center as shown। सेंटर से r/2 पर वहां पे लाई करता है। ठीक है, ये आ गया सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड में सेंटर ऑफ मास, this is center of mass, it is 3r/8 from center। center of mass of solid hemisphere, होलो मतलब अंदर से खाली है, इसमें अंदर से भरा हुआ है, lies at distance 3r/8 from center। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इसमें नोट करने हैं आपको सारे बस। ठीक है, वैल्यूज ध्यान रखनी है ये। आगे बढ़ते हैं इसमें। फिफ्थ,
hollow cone. hollow cone में, ठीक है, ये अगर डिस्टेंस जो है, हाइट गिवन है h, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, दिस इज h/3, सेंटर ऑफ मास ऑफ hollow cone lies at distance h/3 from base. Sixth, solid cone. तो इसका h है, तो इसमें सेंटर ऑफ मास जो है वो लाई करता है h/4 पे. Therefore, center of mass of solid cone lies at distance h/4 from base. ठीक है जी, ये आता है यहाँ पे. आगे बढ़ते हैं हम, पॉइंट मास के ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं. 3 पॉइंट मासेस, ठीक है, ये आप याद रखेंगे सारे जो भी बताए. हैविंग मास ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें. 3 point masses having mass m, 2m and 3m respectively are placed at 0, 0, 0, a. a/2, a/2. Find position of center of mass. Coordinates. ठीक है ना. अब इसके अंदर देख लीजिए आप कैसे करना है. तो x सेंटर ऑफ मास के लिए m1 x1, m2 x2, m3 x3 upon m plus 2m plus 3m. So
So this comes out to be 3ma by 2 6m. ठीक है, this is a by 4. Y center of mass is m into 0, 2m into a, 3m into a by 2 upon m plus 2m plus 3m. ये आ जाएगा 2ma plus 3ma by 2 6m 7ma by 12m 7a by 12. Therefore coordinates of center of mass कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास के इसमें a by मतलब ये है a by 4 एंड 7a by कितनी वैल्यू आ रही है, ये आ रही है. ठीक है जी, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट. ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं. इसमें एक डेरिवेशन करते हैं सेंटर ऑफ मास को पता करने की फॉर 2 पॉइंट मासेस. जो हमने ये लिखा था ना m1 r1, इसकी प्रॉपर डेरिवेशन है. ये लिखा था जो m1 r1 m2 उसकी प्रॉपर डेरिवेशन है, वैसे ही करनी है जैसे बताई गई है. ठीक है जी, ये लिख लेते हैं डेरिवेशन ऑफ कॉमन सेंटर ऑफ मास फॉर 2 पॉइंट masses. No, इसको ऐसे लिखेंगे कंसिडर 2 पॉइंट masses m1 and m2 having position vectors as r1 vector and r2 vector. ठीक है, now F12 is equal to force acting on mass m1 due to mass m2. m1 पे एक्ट कर रहा है due to m2. F21 force acting on mass m2 due to mass m1. ठीक है जी, आइए अब इसको हम इस तरह से देख लेते हैं. ठीक है जी, इसको हम बनाते हैं यहाँ पर कंसिडरिंग, ये है m1 और ये है m2. तो अभी ये यहाँ से ये आ गया हमारे पास r1 और ये आ जाएगा r2. दिस इज r1 वेक्टर, दिस इज r2 वेक्टर, दिस इज m2, दिस इज m1, ये है m1, दिस इज m2. ठीक है, अब इसके अंदर ये दोनों एक दूसरे पर भी जो फोर्स लगा रहे हैं वो हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं. ये इस डायरेक्शन में लगाएंगे F(2/1) और ये इधर लगाएंगे F(1/2). साथ साथ इसके हम और भी फोर्सेस दिखा देते हैं. ये एक फोर्स है जो इस पे लग रही है विच इज F1, कोई एक्सटर्नल फोर्स है, ये F2 लग रही है इस पे. ठीक है, अब ये तो हमें मालूम ही है कि F12 इज माइनस ऑफ F21, एक्शन रिएक्शन पेयर है ये तो. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. ये तो एक्शन रिएक्शन पेयर है.
external forces F1 vector and F2 vector are acting on M1 and M2 respectively. Therefore, for M1 के लिए करते हैं dp1 by dt, rate of change of linear momentum of 1. This is equal to f12 plus f1. For M2, dp2 by dt is equal to f21 plus f2. ठीक है, तो ऐड करते हैं इसको, एडिंग अबव टू, इनको ऐड करते हैं, ये आ जाएगा dp1 by dt प्लस dp2 by dt. दिस इज f12 प्लस f21 प्लस f1 प्लस f2. ठीक है, अभी ये तो पता है हमें कि ये तो 0 है, इनका नेट तो 0 हो जाएगा. Therefore, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं d by dt p1 plus p2 linear momentum is equal to f1 plus f2. ठीक है जी. So we can write f1 plus f2 as net force. ठीक है जी, एक्सटर्नल फोर्स होती है वो नेट फोर्स, ऐसे डिफाइन कर देते हैं इसको. एंड I can write P1 as M1 V1 vector और P2 linear momentum as M2 V2 vector. ठीक है जी. Therefore, d by dt, this is M1 V1 vector plus M2 V2 vector. This is equal to F net vector. ठीक है ना, इस तरह से है. Also V1 को हम लिख सकते हैं dr1 by dt, V2 को हम लिख सकते हैं dr2 by dt. Therefore, d by dt is m1 dr1 by dt, m2 dr2 by dt. This is equal to F net. So this is now m1 d square r1 by dt square plus m2 d square r2 by dt square, है ना. सेकेंड डेरिवेटिव आ गया f net. चेक कर लीजिए, क्लियर है ये. इस तरह से हम लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं. ये प्रॉपर हर स्टेप को आपको फॉलो करते हुए जाना है, अभी ये बात बनेगी. तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो सेकेंड डेरिवेटिव है इसको कॉमन करते हैं, एंड आई विल बी राइटिंग m1 r1 d square by dt square m2 r2 vector. This is equal to f net. ठीक है. तो अब नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट में हम इन डेरिवेटिव को कॉमन करते हैं बाहर. d square by dt square m1 r1 vector plus m2 r2 vector f net. ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय m1 plus m2. Therefore, ये वैल्यू बन जाएगी m1 plus m2 d square dt square m1 r1 vector m2 r2 vector.
दिस इज एफ नेट, ठीक है। और ये आ गया यहाँ डिवीजन में m1 प्लस m2, क्योंकि कांस्टेंट है ना, ठीक है। तो देयरफॉर ऑल्सो ये हम इस तरह से तो लिख ही सकते हैं इसको, m1 प्लस m2 नेट मास इनटू एक्सेलरेशन किसकी, सेंटर ऑफ मास की, इज इक्वल टू f नेट। ऑल्सो a center of mass is written as d square r by dt square, center of mass है ना, पोजीशन वेक्टर। ऑन कंपेयरिंग, तो हम दिस इज बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये जो टर्म बनी इसको कंपेयर करते हैं, देयरफॉर वी गेट r सेंटर ऑफ मास एज m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये है पूरा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे हमने स्टार्ट किया था इसको, ठीक है। सो दिस इज द 2 पॉइंट सिस्टम। तो पोजीशन वेक्टर दे रखा है उसका m1 और m2 का, r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर, उस पे हमने फोर्सेस लगाई जो m1 m2 पे लगा रहा है, m2 m1 पे लगा रहा है, और एक्सटर्नल फोर्सेस भी हैं f1 और f2 जो रिस्पेक्टिवली m1 m2 पे लग रही हैं। सो देयरफॉर चेंज इन लिनियर मोमेंटम ऑफ m1 इज dp1 by dt। नेट फोर्स देख लेते हैं f12 और f1। so this is for m2 change in linear momentum of m2, dp2 by dt net force f21 plus f2 ऐड करते हैं, तो जो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है वो कैंसिल हो गई, जीरो हो गई, नेट फोर्स बच गई, दिस इज f नेट। सो dy dt p1 plus p2, ठीक है, इक्वल टू f1 plus f2, इसको हमने f नेट कर दिया। p1 को m1 v1 क्योंकि लीनियर मोमेंटम है m2 v2 रखा, तो dy dt ऑफ m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू f नेट। तो v1 की वैल्यू रखी dr1 by dt, v2 की भी ऐसी dr2 by dt, वो यहाँ रख लेते हैं। तो m1 क्योंकि कांस्टेंट है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाता है। उसके बाद हम फिर इसको m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल टू f नेट कर देते हैं, सेकंड ऑर्डर हम बाहर रख लेते हैं डेरिवेटिव का, फिर कॉमन करते हैं उसको, देखिए कॉमन कर दिया, m1 r1 m2 r2, फिर m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, दिस इज f नेट। तो m1 प्लस m2 ए सेंटर ऑफ मास इक्वल टू f नेट r, कंपेयर किया हमने, तो फाइनली दिस इज द एक्सप्रेशन। ये बेसिकली स्कूल में आ जाता है डेरिवेशन के लिए, ठीक है। तो एक पार्ट हमने आज इसका खत्म किया है, आज के लिए बस इतना ही हम करेंगे। थैंक यू।